हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसिड्स, बेस एंड साल्ट, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिनों बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, उसमें क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा जाने लगा है। अब जो पहले का ट्रेंड था वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता था, वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से पूछा गया है। इसी बार 68th बीपीएससी में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से पूछा गया है। ऑलराइट, वो क्वेश्चन हम आपको पहले दिखा देते ताकि आपको बिलीव हो जाए और उसके बाद हम इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। जो सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बस उसी चीज़ों को देखेंगे। और एनसीईआरटी में ज़्यादा चीज़ें लिखी भी नहीं रहती है, आप आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बीपीएससी हो गया, इसके बाद बिहार एसएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है मेंस वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलराइट, इसलिए एनसीईआरटी का नॉलेज तो होना चाहिए ही। यहाँ हम चैप्टर 2, उसके बाद इसी तरह हम सीरियली हम सारे चैप्टर को करेंगे ताकि एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट, इसके अंदर का सारा क्वेश्चन आपको पता हो। ऑलराइट दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो इस बार एनसीईआरटी से ही इसी चैप्टर से पूछा गया है। सारा क्वेश्चन हम आपको इस चैप्टर में ही दिखाएंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट में उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा है कि शुष्क HCl, ड्राई HCl जो गैस होता है वो ड्राई लिटमस रंग पत्र को रंग क्यों नहीं बदलती, ये भी क्वेश्चन आपको हम एकदम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन दिखाएंगे दोस्तों। ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, उसी में दिया हुआ है। फिर देखिए, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। लिटमस पेपर के बारे में एनसीईआरटी में ही पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए, एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक एसिड है वो गंध की किसके समान होती है, उसका जो स्मेल है किसके समान होता है, ये सारा क्वेश्चन हिंदी में है। इसका हम इंग्लिश भी आपको दिखा देते हैं। ये 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से पूछा हुआ है। और देखें तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये कौन सा एसिड का है, ये भी अम्ल का ही पूछा हुआ। तो टोटल 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है। एक बार इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लाइब्रेट, एसिड जो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस लाइब्रेट करेगा, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल है। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर का कलर को चेंज क्यों नहीं करता है। विच एसिड इज कंसिडर्ड एज, ये किस एसिड को दिखाया गया है, का एसिडिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी आपके एसिडिक चैप्टर से है। फिर ये लिटमस पेपर वाला सॉल्यूशन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे। एसिडिक एसिड का जो उसका ऑर्डर है किससे रिजेंबल करता है, ये भी इसको। तो टोटल 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन दोस्तों हम आपको इस एनसीईआरटी के चैप्टर में दिखाएंगे, लाइन बाय लाइन पूछा हुआ है। आइए स्टार्ट। इसलिए दोस्तों एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है, उस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही आपको बता देंगे ताकि आप उसको एक बार देख लें तो आपको एग्जाम में कम से कम दिक्कत ना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन हम बीपीएससी में देखे थे, अपने आप में बड़ा एग्जाम है। बिहार एसएससी में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, चूँकि उसका क्वेश्चन इस प्रकार से सभी के हाथों में आता नहीं है तो नहीं पता चलता। लेकिन दोस्तों, जिसको अगर अनुभव है, जिन्होंने एग्जाम दिया, उनसे यदि आप पूछिएगा तो एनसीईआरटी के चैप्टर से इस बार तो साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन, इवन 11th-12th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी में। और एक क्वेश्चन मायने रखता है, आप देखते होंगे 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से किसी स्टूडेंट्स का एग्जाम में छूट जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, कट ऑफ पार नहीं हो पाता है, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। और ये सब चीज़ें ऐसा है कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको बस पढ़ना है और 100% वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, हम एसिड और बेस के बारे में जाने कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो एसिड दोस्तों जो टेस्ट में सावर हो, टेस्ट में सावर मतलब टेस्ट में खट्टा हो। प्लीज़ आप हिंदी मीडियम से भी हो, हर चीज़ को हम हिंदी में ही बता रहे हैं, हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा मटेरियल भले इंग्लिश में, लेकिन हम हर चीज़ को दोस्तों हिंदी में ही आप बता रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए, आपके लिए चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और एक बार नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
एसिड जो टेस्ट में सावर हो, मतलब जिसका जो टेस्ट हो, स्वाद हो, खट्टा लगे, जैसे हम लोग नींबू यूज़ करते हैं, नारंगी यूज़ करते हैं, ये सब टेस्ट में खट्टा लगता है तो उसमें इमली है, वो भी आपका एसिड ही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ का डेफिनेशन क्लास 10th के लेवल का जो क्वेश्चन था पूछा, व्हाई डज ड्राई HCl ड्राई HCl या शुष्क HCl लिटमस पेपर के सॉल्यूशन को चेंज क्यों नहीं कर पाता है, तो उसके कारण उसका पीछे रीजन क्या है कि वो H+ जो एसिड है पानी में H+ आयन देता है दोस्तों, इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। ओके, हाइड्रोजन आयन देता है, यही H+ वाटर के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि वो सारा चीज़ वाटर में ही होगा तो ये बनाता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा गया है कि एसिड वाटर में क्या देता है, H+ या हाइड्रोनियम आयन। तो H+ यहाँ ऑप्शन में था ही नहीं, हाइड्रोनियम आयन था, तो हम ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन या H+ एसिड जो है वाटर में देता है। एसिड का टेस्ट सावर होता है, पानी में H+ देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट दोस्तों एसिड जो है, एसिड ब्लू लिटमस को, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ध्यान रखने का बहुत ही आसान सा ट्रिक हम आपको बता देते हैं। एसिड याद रखिए, अनिल, अनिल याद रखिए, अनिल में अ है आपका एसिड, अनिल में अ है आपका एसिड कहिए या अम्ल कहिए, वो नीले लिटमस पेपर को, जो ब्लू है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो मतलब एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, और पहले भी लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, लिटमस पेपर का क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसी प्रकार जो बेस है दोस्तों वो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, नीला कर देता है। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंस है। हम एसिड के बारे में जाने हैं, अब हम बेस के बारे में जानते हैं। अब बेस क्या होता है दोस्तों, बेस देखिए, बेस जो टेस्ट में बीटर हो, टेस्ट में कैसा हो, बीटर मतलब कड़वा हो, टेस्ट में बीटर हो, पानी में OH- आयन दे, पानी में क्या दे, OH- आयन दे, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। एसिड नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता था, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। बस इतना आपको इसमें जानना है। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, टेस्ट में सावर होगा, एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। जबकि जो बेस है टेस्ट में बीटर होता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो यहाँ से हमको ये ध्यान रखना है, लिटमस का एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब प्राकृतिक एक संकेतक है, जिससे हमको पता चलता है, उस पर हम जैसे ही सॉल्यूशन डालते हैं एसिड का या बेस का, तो अपना कलर को चेंज कर लेता है, उससे हमें पता चलता है कि एसिड या बेस, जो हम चीज़ डालें वो एसिड या बेस था। इसी प्रकार से टर्मरिक, जो हमारा हल्दी भी एक आप में एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक कभी आपके क्लॉथ पे दोस्तों हो सकता है, आपके क्लॉथ पे अगर वाइट क्लॉथ पे अगर सब्जी गिर जाए खाते वक्त, देखते होंगे वो येलो येलो हो जाता है, जैसे उसको हम साबुन से धोते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि जो साबुन है उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो ये कुछ प्रकार का हमारा नेचुरल इंडिकेटर वगैरह होता है, जैसे जो आपका लिटमस पेपर है वो नेचुरल इंडिकेटर है। उसी प्रकार से कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी दोस्तों, सिंथेटिक मतलब मैनमेड इंडिकेटर, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, दूसरा है फेनोप्थलीन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन में जब हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर नो चेंज, उसमें कोई कलर में चेंज नहीं आता है। फेनोप्थलीन पर जब हम एसिड डालते हैं तो कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब बेस डालते हैं उसका कलर हो जाता है पिंक। तो ये हम ध्यान रखेंगे, फेनोप्थलीन पर जब हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और जब बेस डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी देखिए इसका भी कलर क्या है, तो जब एसिड डालते हैं तो हो जाता है रेड, जब एसिड डालते हैं मिथाइल ऑरेंज पर, जब हम एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं तो रेड हो जाता है, और जब हम बेस डालते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। इसका भी एक ट्रिक है, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज एप्पल, एप्पल में आपका रेड हो गया और बनाना हो गया आपका येलो हो गया। ऑल राइट, ये तो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया दोस्तों। अब और भी इस पेज में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इसमें बस हमको एक तो लिटमस पेपर के बारे में जानना था, लिटमस पेपर का कलर एसिड में और बेस में कैसा हो जाता है, और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर आपका मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन, इसके बारे में जानना था। बस इसका ध्यान रखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक लाइन और ध्यान रखिए कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक पर्पल डाई का सॉल्यूशन होता है, बैंगनी रंग का सॉल्यूशन होता है, जो कि हम लाइकेन से, लाइकेन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। लाइकेन अपने आप में क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट है, जो एल्गी और फंजाई जब एसोसिएशन करके खुद आपस में एक साथ रहता है उसको हम कहते हैं लाइकेन। तो उसी से कहीं ना कहीं इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है लिटमस सॉल्यूशन को। ऑल राइट, बस इस पेज में इतना ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं
अब है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का हम जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ जैसे टेबल 2.1 में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन है कि एसिड में हम रेड लिटमस सॉल्यूशन पे डालेंगे तो कैसा होगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड या बेस का नेचर कैसा होगा, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, सबका हमने कलर आपको बता दिया है। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब जो अपना ओडोर, यहाँ हम देख रहे थे कलर चेंज कर रहा था, अब है यहाँ पर अपना स्मेल चेंज कर लेगा। ओडोर मतलब स्मेल, मतलब एसिड डालने से पहले उसका स्मेल कुछ और होगा और बेस डालने के बाद उसका स्मेल कुछ और होगा। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ देखिए कुछ एग्जाम्पल में वनीला है, आनियन है, क्लोव है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का इंडिकेटर, तो ये अपने आप में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओके, अपना स्मेल चेंज कर लेता है। जैसे हम अगर आनियन पे हम बिना एसिड का, आनियन अगर है तो बिना एसिड का उसका स्मेल कीजिए और एसिड डालने के बाद उसको स्मेल कीजिए तो उसके स्मेल में आपको चेंजिंग आएगा। इससे पता चल जाएगा कि वो जो हम डाले हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में हमको पता है। उसी प्रकार से वनीला भी है, क्लोव भी है, ये सब कहीं ना कहीं अपने स्मेल को चेंज कर देता है एसिड या बेस डालने पर। तो जो अपने स्मेल को चेंज कर लेता है एसिड या बेस डालने पर उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और जो अपने कलर को चेंज कर लेता है उसको, वो हमारा लिटमस पेपर वाला सॉल्यूशन था, लिटमस था, फिनेप्थोलिन था, मिथाइल ऑरेंज था। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। जो एसिड है, जो अम्ल है, या हमारा जो क्षार है, बेसिज है, वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जो भी धातु है उसके साथ रिएक्शन कैसे करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है और यहीं से क्वेश्चन आया भी था। तो देखिए जो सबसे पहला है एसिड। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में इस बार कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो वही हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर देना था, क्योंकि मेटल कार्बोनेट था। यहाँ है कि मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करेगा। एग्जाम्पल जैसे हम देखना चाहे तो देखिए HCl आपका एसिड हो गया। मेटल ले लेते हैं दोस्तों जिंक, तो HCl हमारा मेटल हो गया, सॉरी HCl हमारा एसिड हो गया और मेटल हो गया हमारा जिंक। ये रिएक्शन करेगा तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा, तो मतलब ZnCl2 हमारा साल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस नेचर में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा अपने आप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हम रिएक्शन को बस बैलेंस कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ डाल दिए, 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ हो गया, जिंक, आपस में रिएक्शन बैलेंस है। जब ऐसा एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखिएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है हमको। ये हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा हमको, बस ध्यान रखना है। उसी प्रकार से जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कोई बेस है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया, जिंक हमारा मेटल हो गया, तो ये सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जो लाइब्रेट करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको हाइड्रोजन गैस दिया। तो एसिड हो या बेस हो, जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि आगे वाला जो हम पढ़ेंगे वो इस बार पूछा गया था। ये ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस वाला। फिर है दोस्तों कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जो मेटल कार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, एक मेटल है उसमें कार्बोनेट लगा हुआ है तो मेटल कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट भी जिसको कहते हैं, वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी 68 बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन आया गया था। एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया गया, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हो गया, दोस्तों। एक लाइन में क्वेश्चन पूछा गया था, कंसेप्ट देखिए कितना बड़ा है। तो बीपीएससी है या कोई भी जो अच्छे एग्जामिनर है क्वेश्चन सेट करते हैं, उनको बहुत लंबा अनुभव रहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो सेट करते हैं और बड़े क्वेश्चन को भी छोटा कर देते हैं ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए। तो देखिए जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो CO2 गैस रिलीज करता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये अपने आप में मेटल कार्बोनेट है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये अपने आप में एक मेटल बाइकार्बोनेट है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ, एसिड यहाँ पर दोनों में HCl ही लिया गया है, आप HCl लीजिए, HNO3 लीजिए, H2SO4 लीजिए,
कार्बोनिक एसिड लीजिए, फॉस्फोरिक एसिड लीजिए, कोई भी एसिड ले सकते हैं दोस्तों, कोई भी कार्बोनेट या कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये हमको CO2 गैस देगा। एक तो साल्ट बनेगा, NaCl साल्ट है, यहाँ भी NaCl साल्ट बनता है, साथ साथ पानी बनता है और CO2 गैस रिलीज करता है। तो ये हमको गैस इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन बना है गैस से ही क्वेश्चन बना है। जैसे ऊपर हम क्वेश्चन देखे थे कि मेटल साल्ट के मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस देगा, तो हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमको CO2 गैस देगा। ये हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑलराइट, ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको देखिए एक लाइन में बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन 68 BPSC में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जो हमारा मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको लाइन से देखिए दोस्तों, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये साल्ट देता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 गैस, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और वाटर, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है, फर्दर इसका एप्लीकेशन है इससे इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। फायर एक्सटिंग्विशर का नाम आपने सुना होगा, जो आग बुझाने वाला दोस्तों, चाहे पेट्रोल पंप देखिए या मॉल में देखिए, बड़े बड़े स्कूल्स में होता है, कोचिंग्स वगैरह में होता है, जो बड़ा बड़ा कोचिंग्स वगैरह है, कहीं अगर आग पकड़ ले तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया जाता है। उसमें यही कंसेप्ट होता है। एक जगह क्या होता है, उसमें मेटल कार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट एक चैम्बर में रख दिया, दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड रख देता है, H2SO4 एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगा। और CO2 गैस हम जानते हैं कि जैसे ऑक्सीजन आग लगाता है तो CO2 आग बुझाने का काम करता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, फर्दर इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए हम इससे क्वेश्चन पूछा गया था 68वीं BPSC में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है कि एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, हाउ डू एसिड एंड बेस, मतलब एसिड जो हमारा अम्ल है और बेस आपस में खुद से कैसे रिएक्शन करता है। जब हम एसिड को बेस से मिला दे या बेस को एसिड से मिला दे तो आपस में कैसे रिएक्शन करेगा, बड़ा ही आसान है। आपने कभी नहीं कभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, साल्ट और वाटर बनाता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, NCERT का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये आपस में रिएक्शन कराया तो NaCl क्या है, साल्ट है और H2O बना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते थे, क्योंकि दोनों ये बेसिक नेचर का था, ये एसिडिक नेचर का था, और जो हमारा साल्ट बना है वो न्यूट्रल होता है। ओके, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। और ये अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। देखिए एक प्रकार से वही है कि एसिड का हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर होता है, और बेस का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा हमको, साल्ट प्लस वाटर देगा। ऑलराइट, इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हम ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसका हम एसिड के साथ रिएक्शन HCl के साथ यदि आप रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, NaCl, साल्ट है हमारा NaCl प्लस H2O बन जाएगा। तो जिस प्रकार से एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था वही यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और ये भी साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ओके, तो ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। सेम वैसा ही कंसेप्ट है जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था। ऑलराइट, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और बेस हमारा तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था, साल्ट प्लस वाटर बना रहा था, यहाँ भी साल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। ऑलराइट, जैसे हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों अपने आप में एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का होता है। बेस NaOH ले लेंगे, NaOH हमारा क्या है, तो बेस है, ये आपस में रिएक्शन करें तो साल्ट बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बना सकता है Na2CO3, ऑलराइट, और H2O रिलीज होगा। तो जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है उसी प्रकार से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा अभी तक दो चीज़ अभी देखे थे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी प्रकार के बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम जिंकेट वाला हमने एग्जांपल देखा था। फिर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, दोनों अगर
एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस देगा, जो 68वीं बीपीएससी में पूछा था। फिर है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड देखे थे हम लोग, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखे थे। अब जो कुछ क्वेश्चन है देखिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आना है, वाई शुड, क्यों हम लोग दही जो कि खट्टा होता है उसको हमको कोई ब्रास या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऑब्वियसली बात दोस्तों, देखिए दही खट्टा होता है मतलब एसिडिक नेचर का होता है, कॉपर क्या अपने आप में मेटल है। तो जब मेटल एसिड के साथ, हमने देखा था जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। हाइड्रोजन गैस हमारे लिए कम से कम तो हार्मफुल है। ऑल राइट, तो ये इसका कारण है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच गैस इज लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ एन मेटल इन, वही एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस लाइब्रेट होगा, तो हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगा। सेम क्वेश्चन है। फिर है कि मेटल ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग। यहाँ बर्निंग कैंडल को बुझा देता है, इसका मतलब कि मेटल हमारा कौन था, ये HCl था, और मेटल कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें CO2 गैस रिलीज करता है। ऑल राइट, तो CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होगा। फिर है वाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, सारे एसिड और सारे बेसिस के पास कॉमन क्या है, तो देखिए जब उसको हम पानी में मिलाते हैं, हमने पहले इस कंसेप्ट को देखा था कि एसिड को जब हम पानी में मिलाएंगे, एसिड को जब हम पानी में मिलाएंगे दोस्तों हमको H+ आयन देगा। क्या देगा, H+ आयन है। यही H+ आयन जब पानी में, और पानी में तो पानी है ही, जिसके साथ जुड़ता है तो ये बनाता है H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो एसिड पानी में मिलाने पर H+ देता है। सारा एसिड, जितना भी एसिड है दुनिया में, अगर वो एसिड है तो लिक्विड में जो है एक्वस सोल्यूशन वो H+ आयन देगा, तभी वो एसिड हो पाएगा। जो भी H+ देगा वो एसिड होगा, जो H+ नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा। इसी H+ को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये बस एक एक्स्ट्रा नाम है उसका। उसी प्रकार से जब बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इसको हम पानी में मिलाएंगे H2O के साथ तो ये हमको देगा OH-। ओके, ये पानी में मिलाने पर हमको OH- आयन देता है दोस्तों, इसको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो सारा बेस, जो भी बेस अगर पानी में OH- दे तो हम कहेंगे कि वो बेस है, जो भी एसिड है पानी में H+ आयन दे तो कहेंगे वो एसिड है। तो सारे बेसिस के पास OH- होता है कॉमन, और सारे एसिड के पास H+ होता है कॉमन, जो पानी वो रिलीज करता है। इसी को यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया गया कि हम एसिड या बेस को पानी में डाल के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि आपका, जब हम इथेनॉल लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्योंकि वो जो एथेनॉल है या आपका ग्लूकोज है उसमें H है, हाइड्रोजन है दोस्तों, लेकिन वो रिप्लेसेबल नहीं है, वो ब्रेक नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता है पानी में, इसलिए वो नहीं देता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको पूछा गया है। फिर है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, हमने बताया था कि एसिड को वाटर में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा, और बेस को वाटर में डालेंगे तो वो OH- रिलीज करेगा। देखिए दोस्तों, जब एसिड को वाटर में रिलीज किया है तो वो हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से बना है, तो वही हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था वाटर के साथ रिएक्शन करके, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया था और ये हाइड्रोनियम आयन बना था। तो सारा एसिड है पानी में हाइड्रोनियम आयन देगा, और सारा बेस जो है पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- आयन देगा, ये बेस है। ऑलराइट, तो एसिड और बेस पानी में इस प्रकार से अपना शो करता है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जितना भी बेस है अर्थ पे, जितना भी बेस है सब पानी में सॉल्युबल नहीं होता है दोस्तों, पानी में पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो बेस पानी में पूरी तरह डिजॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली। याद रखिएगा, अल्कली क्या है, या कभी कभी एल्कोलाइड भी कहेगा आपको। तो वैसा बेस जो पानी में डिजॉल्व है उसको हम अल्कली कहते हैं। वो टच करने में एकदम सोपी होगा, ऑब्वियस बात है, बेस है तो टेस्ट के साथ बीटर होगा, और कोरेसिव नेचर होता है, कोरेसिव नेचर। और ये आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, क्योंकि बेसिक नेचर का है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट था। देखिए इसमें, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि हमको एसिड और बेस को किस प्रकार से, या कंसनट्रेटेड एसिड और जो डाइल्यूट एसिड होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो कंसनट्रेटेड एक बार देख लेते हैं, कंसनट्रेटेड मतलब क्या है, जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कहेंगे या कंसंट्रेटेड कहेंगे। और जो हमारा डाइल्यूट क्या होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन अगर कम होगा तो एसिड या बेसिक जो है आपका डाइल्यूट होगा, ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड होगा पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे H+ हो या OH- हो, और अगर कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम OH- या H+ तो वो हमारा डाइल्यूट होगा, एसिड या बेस हो सकता है। दूसरा बात है कि हमको एसिड और बेस में
डाइल्यूट करना है, कोई हमारा कंसनट्रेटेड जो फैक्ट्री में बनता है तो कंसनट्रेटेड बनता है, लेकिन हम जो काम में यूज़ लेते हैं यूज़ हमारे लिए डाइल्यूट ही यूज़ होता है, क्योंकि कंसनट्रेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है, कहने का मतलब कोरेसिव नेचर का है। गलती से अगर किसी के स्किन भी अगर गिर जाए तो पूरे के पूरे आर पार कर देगा स्किन को। तो कंसनट्रेटेड को हमको डाइल्यूट करना है, ये हम कैसे करेंगे? तो उसका बताया गया कि एक जो बीकर लेंगे उसमें पहले हम पानी डालेंगे और उसमें हल्का हल्का एसिड मिला के तब जाके हम उसको मिलाते जाएंगे। ये तरीका हमें अपनाना चाहिए, ना कि जो हम एसिड लाए हैं कंसनट्रेटेड उसमें पानी मिला के उसको हम डाइल्यूट करेंगे, ये नहीं करना, ये गलत है। एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे कभी भी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। कभी भी हम एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में हम थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाएंगे डाइल्यूट करने के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑल राइट, तो इस डाइल्यूट करने के प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं, चाहे एसिड हो या बेस हो। फिर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका 68वीं बीपीएससी में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन है कि क्यों HCl HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में, पानी वाले सॉल्यूशन में अपना एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है? क्योंकि वो इसमें रिप्लेसेबल H+ आयन होता है। HCl है, इसमें भी है, HNO3 है, इसमें भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आयन देगा वो आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। देखिए ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं शो करता, जबकि इसके पास भी हाइड्रोजन होता है। इसके फॉर्मूला में ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6 दोस्तों, यहाँ भी हाइड्रोजन है। आपका एल्कोहल मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये वाटर में एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं है। ये H+ आयन पानी में एज इट इज आयन के फॉर्म में नहीं देता है, वो अपने आप पास ही रखा रहता है, ये ब्रेक नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए ये हमारा एसिडिक नेचर नहीं शो करता है। वही एसिडिक नेचर शो करेगा जो पानी में H+ आयन को अपना डिसोसिएट कर ले। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जो है एसिड का होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? उसके पीछे यही कारण है कि पानी में क्या करता है, आयंस देता है, H+ देगा, Cl- देगा, ये क्या है, आयंस है, और आयंस जो है चार्ज को कंडक्ट करता है दोस्तों, तो इस कारण से ये हमारा आंसर हो गया। और ये थर्ड क्वेश्चन यही एज इट इज लाइन आ गया था दोस्तों, इनसे आपका जो बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, जो हमारा ड्राई शुष्क जो HCl गैस है, शुष्क HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं करता है? हम जानते हैं, इसलिए उसके पीछे रीजन है। आंसर क्या होगा दोस्तों कि जो ड्राई HCl होता है वो उसमें H+ आयन नहीं है, और हम जानते हैं एसिडिक नेचर तब होगा जब वो पानी में H+ आयन दे, बेसिक नेचर तब होगा जब वो पानी में OH- आयन दे। तो जब हम ये ड्राई है तो H+ आयन दे ही नहीं रहा है, तो जब H+ आयन दे नहीं रहा है तो इसका एसिडिक नेचर है ही नहीं, तो ये ड्राई लिटमस, तो जो हमारा लिटमस पेपर है उसके कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। ऑल राइट, इसका आंसर ये हो गया। तो 68वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था। फिर है कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को, ऐसा क्यों कहा जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड, कि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी में एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में पानी को मिलाना चाहिए। इसलिए क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जब हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, स्प्लैश करके पानी जो है या एसिड जो ऊपर उड़ के मुंह पर आ सकता है दोस्तों, जिसके कारण कि बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड को ही ऐड करना चाहिए, तो एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, ये ध्यान रखेंगे। फिर है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होता है जब हम किसी एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम उसका जो है हाइड्रोनियम आयन कम हो जाता है। कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, पर यूनिट वॉल्यूम उसका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम उसका जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो डाइल्यूट हो जाता है। फिर है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी वही है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है। अब दोस्तों कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, मतलब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रेंथ ये हमको कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए पीएच स्केल के बारे में आप सबने पढ़ा होगा दोस्तों। ये एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल से भी क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल पीएच स्केल से क्वेश्चन आएगा आपका कि कोई सॉल्यूशन दे दिया है, उसका पीएच आपको दे दिया है 7, बताइए वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। ऑल राइट, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, पीएच स्केल एक क्या है, तो स्केल है। पीएच स्केल सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, ये पीएच स्केल अपने आप में एक स्केल है, जैसे सारा स्केल होता है उसी प्रकार से ये भी एक स्केल है, इसके बारे में हम जानते हैं।
इसमें 0 से लेके 14 तक मार्क रहता है, 0 से लेके 14 तक मार्क रहता है, बीच में 7 होता है। 7 है में आपका मिड पॉइंट है। अगर pH 7 आ गया मतलब वो सोल्यूशन न्यूट्रल है, 7 से कम आ गया मतलब वो सोल्यूशन है एसिडिक नेचर का होगा, और 7 से ज़्यादा हो गया वो होगा मतलब बेसिक नेचर का होगा। 7 से कम है मतलब pH कम है दोस्तों, 7 से कम pH कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कह सकते हैं। pH अगर ज़्यादा होगा, pH ज़्यादा होगा मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, एसिडिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। pH कम है दोस्तों, pH ज़्यादा है मतलब इधर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, तो 0 से 14 तक मार्क्ड रहता है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से नीचे जाने पर अगर किसी का भी है तो 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। बस ये हमको ध्यान रखना है pH स्केल में। कुछ यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका हमको pH वगैरह लिखना है, pH पेपर पर उसका चेक करके, तो इससे हम ये एक्सपेरिमेंट है आसानी से किया जा सकता है। ये जैसे रेड कलर अलग अलग कलर दिया है दोस्तों, उसमें हम सॉल्यूशन डालेंगे या देखेंगे उसका कलर किससे मैच करता है, ये हमको पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो स्ट्रेंथ मापने का ये अपने आप में एक कह सकते हैं स्केल है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। जो pH है, pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में है कॉन्सेप्ट। कुछ देख लीजिए कि सबसे पहला तो जो भी प्लांट और एनिमल है वो pH सेंसिटिव होता है दोस्तों। जो भी प्लांट और एनिमल है वो क्या होता है, तो pH सेंसिटिव होता है। हम सारे प्लांट और एनिमल 7 से लेके 7.8 के pH रेंज में ही काम करते हैं। 7 क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और 7.8 क्या हो गया, स्लाइटली बेसिक कह सकते हैं, बहुत कम बेसिक होता है, तो इस रेंज में भी काम करता है। अगर एसिडिक नेचर हो गया तो वो काम नहीं कर पाएगा, हाईली बेसिक हो गया वो भी काम नहीं कर पाएगा, तो स्लाइटली ये कह सकते हैं कि 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। ये रेंज कभी पूछा जा सकता है, बीपीएससी जो है नंबरिंग के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। उसके बाद है जब रेन वाटर का pH दोस्तों 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए। रेन वाटर जानते हैं कि एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, तो जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। उसको क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। और एसिड रेन अपने आप में खतरनाक होता है दोस्तों, ये स्किन में इरिटेशन करा सकता है। कोई बच्चा या कोई एनिमल्स अगर एसिड रेन में अगर वो कह सकते भीग गया हो तो उसके स्किन में इरिटेशन हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। जैसे अगर बिल्डिंग्स वगैरह पर पढ़े तो उसके कलर को वो डंप कर सकता है, कलर को खराब कर सकते हैं। ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है एसिड रेन के कारण ही उसका कलर कैसा हो गया, पीला पड़ गया। ताजमहल का कलर जो है एसिड रेन के कारण ही पहले एकदम संगमरमर जो व्हाइट था उसका कलर पीला पड़ गया। ऑलराइट, तो उस एरिया में जो है कि एसिड रेन को कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। एसिड रेन बनता कैसे, तो जो हमारे व्हीकल वगैरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है दोस्तों, यही वाटर के साथ रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में और H2SO4 और HNO3 बना लेता है, जो कि हमारा एसिड रेन होता है। तो उस एरिया में इस प्रकार के व्हीकल को मनाही कर दिया गया है और सारा चीज़ वहाँ पर या तो इलेक्ट्रिक है या CNG वगैरह से चलता है। तो जब रेन वाटर का pH 5.6 से, याद रखिएगा 5.6 से अगर कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। और जो भी एनिमल है, प्लांट है, 7 से 7.8 के pH रेंज के बीच में ही काम करता है। ये हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। फिर एक और है एसिड इन द प्लेनेट। प्लेनेट जो अलग ग्रह है उसमें भी कहीं ना कहीं एसिड है। जो वीनस है, शुक्र ग्रह है दोस्तों, उसका जो बहुत ही एक थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड पूरा उसके ऊपर दिखता है, वो क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा वहाँ पर एक बादल छाया हुआ है। इसलिए वीनस पे कह सकते हैं कि आप ऐसे ही कह सकते हैं वहाँ पर लाइफ कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, रिसर्च वगैरह होता है, लेकिन आपने कभी सुना है कि वीनस पर जीवन की खोज हो रही है? ऐसा नहीं। मंगल पर जीवन की खोज अगर कहीं हो तो मंगल पर हो रही है, क्योंकि मंगल का जो भी नेचर है वो अर्थ से मिलता जुलता है। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा एटमॉस्फेयर कहाँ पर है, वीनस पे है, शुक्र ग्रह पे है। तो आप कह सकते हैं कि वीनस पे लाइफ तो वैसे भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दूसरा है व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके घर के पीछे जो भी आपका ज़मीन है, जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं तो बारी वगैरह कहते हैं, तो वहाँ का या आपका खेत खलिहान है दोस्तों, खेत खलिहान है तो उसका आपके मिट्टी, उसमें आपके मिट्टी, उसके मिट्टी का pH क्या है ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगर कोई प्लांट आप लगा रहे हैं, प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट खराब है। एक बार मिट्टी की भी जांच करवानी चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी सुविधा है कि जाके आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं ताकि pH पता चले। और जैसे आपको pH पता चलेगा तो आप पता कर सकते हैं कि इस pH में कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है। ओके, यही कारण होता है कभी कभी कि लोग प्लांट लाते हैं लेकिन प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। हो सकता है वहाँ एसिडिक हो, न्यूट्रल हो, बेसिक हो, और जो प्लांट लगा रहे हैं वो दूसरे नेचर का है। तो जहाँ उसका नेचर सूट करेगा उसी का एटमॉस्फेयर में वो सर्वाइव करेगा, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा। इसलिए हमको pH का नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मिट्टी लेके अगर हम जाते हैं ब्लॉक में तो वो हमें बता देते हैं। फिर है
पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो स्टोमक है उसमें क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला है। इसका क्या काम है, तो पहला जो हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो जाए पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हमारा दोस्तों पेप्सिन को ये एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन कहते हैं ना इसको, पेप्सिन को एसिड पसंद है। पेप्सिन जो है खुद एसिडिक नेचर में ही अपने आप को मतलब एक्टिवेट कर पा देता है। पेप्सिनोजन को जो कह सकते हैं पेप्सिनोजन जाइमेज होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, ये HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, तब ये पेप्सिन एक्टिवेट होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा, जो भी कोई भी अगर हमारे भोजन के साथ दोस्तों, भोजन जब हम करते हैं कुछ हार्मफुल चीज़ अगर हमारे अंदर चला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो सकता है, तो उसको मारने का काम क्या करता है, HCl करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारे स्टोमक में कहीं ना कहीं एसिड का काम है। और कभी कभी किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है, लंबे समय तक अगर भूखा रह गया दोस्तों तो उसको एसिडिटी हो सकता है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमने देखा था एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या उसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एंटासिड के रूप में अगर ले लिया जाए, बेस के रूप में ले लिया जाए, तो वो आपस में न्यूट्रल हो जाएगा, तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। पेप्टिक अल्सर के बारे में आपने सुना होगा, लंबे समय तक कोई ऐसे मतलब एसिडिटी का शिकार रहते हैं और उसका कोई उपचार नहीं करते, तो जो एसिड है, यही HCl है, उसके स्टमक के वॉल को वो खाना शुरू कर देता है, उसी को खुद को इनगल्फ करना शुरू कर देता है दोस्तों। इसके बाद उसके जो व्यक्ति का जो स्टमक का जो वॉल है वो डिग्रेड होना शुरू कर देता है और उसमें एक प्रकार से घाव जैसा हो जाता है स्टमक के वॉल में, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसको भी बाद में क्योर किया जा सकता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, इनॉर्मस पेन होता है, ईश्वर ना करे किसी को हो। फिर है कि पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके, हमारा जो दांत जब धीरे धीरे दोस्तों खराब होने लगता है किसी किसी का, वहाँ भी कहीं ना कहीं पीएच का रोल है। होता क्या है कि जो भी व्यक्ति मान लीजिए रात को दूध पिया है, मिल्क लिया है, मिल्क में दोस्तों ग्लूकोज होता है, ओके, कार्बोहाइड्रेट है इनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और वो सो गया। और किसी किसी को मुंह खोल के सोने का आदत होता है, या मुंह बंद भी है दोस्तों, तो बैक्टीरिया तो हमारे एटमॉस्फेयर में सब जगह है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस जो है दांत में अगर कुछ के बीच में अगर थोड़ा भी पार्टिकल बच गया है मिल्क का, तो उसको जाके उस पर अपना फीड करने लगता है, उस अपना जो है एसिडिक नेचर का जो अपना डाइजेस्टिंग वो बैक्टीरिया वगैरह क्या लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो पहले डाइजेस्ट करता है फिर इंजेस्ट करता है, अपना एसिड बाहर सेक्रेट करता है दोस्तों, और फूड को डाइजेस्ट तो कर देता है, फूड को डाइजेस्ट तो कर दिया, लेकिन जो एसिड बाहर वो उन्होंने छोड़ा था, वो एसिड हमारे एनिमल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो द टीथ में एनिमल है स्ट्रॉन्गेस्ट है दोस्तों, उसको वो एनिमल डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे टूथ डिके हो जाता है। मिल्क के साथ हो सकता है, किसी भी भोजन के साथ हो सकता है, या बहुत बच्चों को जो है चॉकलेट खाने का आदत होता है, तो चॉकलेट के केस में अक्सर कहते हैं चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है। कारण क्या है दोस्तों, यही चीज़ है, बैक्टीरिया आके फीड करने लगता है, एसिड छोड़ता है एनिमल को, हमारे एनिमल को डिस्ट्रॉय करने, जिसके कारण टूथ डिके हो जाता है। और अगर पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो एक प्रकार से वहाँ कह सकते हैं कि माउथ में आपको डिके होने लगेगा, टीथ में डिके होने लगेगा, तो दांत में है बहुत झंझनाहट होने लगती है। अगर हम ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए, तो अचानक जो है दांत झंझनाहट होने लगती है, बहुत पेन करता है, ये भी अपने आप में। तो टूथ डिके में कहीं ना कहीं पीएच का रोल है। फिर है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। कुछ एनिमल्स या प्लांट में ईश्वर ने पहले से उनको एक केमिकल कह सकते हैं या डिफेंस के रूप में उसको एसिड दिए हुआ है। जैसे हमने मधुमक्खी के बारे में सुना होगा दोस्तों, जो हनी बी होती है दोस्तों, मधुमक्खी बी हो गई है, या एंट चींटी हो गई है। जैसे आम का सीजन है, आप यदि आम तोड़ने जाएंगे तो जो लाल वाला चींटी होता है दोस्तों, अगर वो काट ले भयंकर पेन करता है। तो मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, इसके अंदर क्या होता है, मेथानोइक एसिड होता है, और ये एसिड जब आपको बाइट करेगा तो ये आपके अंदर एसिड डाल देगा, और एसिड हमारा इरिटेशन करता है, भयंकर इरिटेशन करता है। तो जैसे मधुमक्खी अगर में तो स्ट्रॉन्ग की टाइप का होता है, चींटी में तो थोड़ा कम भी होता है, लेकिन मधुमक्खी अगर काट ले तो भयंकर पेन करता है। तो आपको बेस, कोई अगर बेस मिल जाए आसपास में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, या पेस्ट हो सकता है। पेस्ट में दोस्तों बेसिक नेचर का होता है, इसलिए तो हम पेस्ट यूज़ करते हैं, टूथ डिके को बचाने के लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो पेस्ट यदि आप लेपेट रगड़ लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगा। तो ये उसमें एक प्रकार से क्या होता है कि उसमें सेल्फ डिफेंस के लिए ईश्वर ने उनको सेल्फ डिफेंस के लिए दिया है कि वो अपना वो रक्षा कर सके। इसी प्रकार से एक प्लांट है नेटल प्लांट, आपने कभी नाम सुना होगा, नेटल प्लांट होता है दोस्तों, इसके अंदर भी मेथानिक एसिड होता है, और ये भी अगर इसको अगर टच करने पर ही आपका भयंकर पेन होने लगेगा, क्योंकि इसमें एसिड होता है, मेथानिक एसिड यहाँ भी होता है। तो इसके रेमेडी के लिए भी यहाँ पर एक बताया गया है कि ये ट्रेडिशनल रेमेडी है डॉग प्लांट। जहाँ ये नेटल प्लांट होता है उसी के बगल में एक डॉग प्लांट भी होता है। अगर डॉग प्लांट के पत्ते को फिर से हम पीस के लगाते हैं उस जगह पर, तो आपको पेन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एसिड और बेस क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है वहाँ पर। यहाँ देखिए कुछ एसिड और कुछ बेस, कुछ एसिड दिया हुआ, उसका कहाँ से सोर्स है ये हमको बताया हुआ। जैसे
ऐसे विनेगार है दोस्तों, विनेगार एसिटिक एसिड होता है विनेगार के अंदर। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था इसी बार। ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, टेमरिन के अंदर टार्टेरिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो खट्टा मिल्क है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, एंटेस्टिंग जो चींटी काट लेते हैं उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, नेटेलिस्टिंग उसके अंदर भी मेथेनोइक एसिड होता है। ऑल राइट, ये कुछ हमारा नेचुरल सोर्स है, उसमें क्या क्या एसिड होता है ये ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे कभी कभी पूछा जा सकता है क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन से एनसीईआरटी से आता ही ये क्वेश्चन। पहला है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक का पीएच 6 है और दूसरे का पीएच आपके पास 8 है। हम सब ये पूछना कि बताइए इसके पीएच के बेसिस पे आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताइए। हम जानते हैं दोस्तों कि 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है। 7 से नीचे 6 क्या हो गया हमारा एसिडिक नेचर का हो गया, 7 से ऊपर 8 क्या हो गया हमारा बेसिक नेचर का हो गया। तो 6 वाला एसिडिक हो गया, 8 वाला बेसिक हो गया। 6 में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और जो 8 है इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक नेचर ज़्यादा, पीएच कम, और H+ आयन कंसंट्रेशन कम, पीएच ज़्यादा, बेसिक नेचर हो जाएगा उसका। ऑलराइट, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि H+ आयन का कंसंट्रेशन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में कैसे कुछ बताएगा। ऑब्वियसली बात है, H+ आयन कंसंट्रेशन हम अभी बताएं दोस्तों कि जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपका H+ ज़्यादा, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है पीएच कम। पीएच जितना कम होगा दोस्तों वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। pH 1 मतलब हाईली एसिडिक है, pH 0 स्ट्रांगली एसिडिक दोस्तों, pH 7 न्यूट्रल है, pH 12 pH ज़्यादा है, ज़्यादा pH मतलब एसिडिक नेचर कम, एसिडिक नेचर कम मतलब बेसिक नेचर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमको एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताएगा और इवन स्ट्रॉन्ग और बेस वीक के भी बारे में बताएगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, क्योंकि एसिडिक नेचर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के कारण ही होता है, और एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो pH उसका कम होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। फिर है कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैव आल्सो हैव H+ आयन, ऑब्वियसली जो बेसिक सॉल्यूशन है क्या उसके पास भी H+ आयन होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों ना हो सकता है। बेसिक सॉल्यूशन है H+ आयन भी होगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोक्साइड जो आयन होगा उसमें ज़्यादा होगा और H+ कम होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। फिर है कि किस सॉइल कंडीशन के अंदर कोई फार्मर जो अपने खेत में क्विक लाइम का यूज़ करेगा जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, स्लेक्ट लाइम का यूज़ करेगा, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या चौक का, कैल्शियम कार्बोनेट का। आपने देखा होगा दोस्तों लोग क्या करते हैं, पेड़ को व्हाइट कलर से पुताई कर देते हैं, पेड़ को जो है व्हाइट कलर से पुताई कर देते हैं, इसका मतलब वो पेड़ कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर हो चुका है, और जो है हमारा पुताई कर देते हैं उसमें क्या होता है, चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये क्या है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब बेसिक नेचर का होगा तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल होगा, तो एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम ये चूना देते हैं, चूना पानी देते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट्स उसको हम ट्रीट करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो ये एसिडिक नेचर को ट्रीट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब हम जानते हैं साल्ट के बारे में। हमने देखा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है, साथ साथ वाटर भी रिलीज हो रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो साल्ट के बारे में देखते हैं। साल्ट दोस्तों, साल्ट का भी कुछ ना कुछ पीएच होगा, तो पीएच कुछ भी हो सकता है। अगर पीएच 7 है तो मतलब न्यूट्रल साल्ट है, 7 से कम है मतलब एसिडिक साल्ट है, 7 से ज़्यादा है मतलब बेसिक साल्ट है। कुछ डबल साल्ट होता है, जैसे एलम फिटकरी हो सकता है, डबल साल्ट होगा सबका, डोलोमाइट ये डबल साल्ट है, वो हमें ध्यान नहीं रखना है, वो आउट ऑफ हमारे एनसीईआरटी है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब केमिकल्स फॉर्म ऑफ साल्ट, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है NaCl, इसका केमिकल फॉर्म NaCl कैसे बनाएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का जब हम रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हमारे पास NaCl बनेगा। ये अपने आप में एक साल्ट है और ये न्यूट्रल साल्ट है, इसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो हमारा NaCl है उसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ दांडी मार्च के बारे में दिखाया गया, क्योंकि दांडी मार्च में गांधी जी दांडी के लिए यात्रा किए थे नमक कानून का विरोध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेजों ने नमक पर दोस्तों जो बेसिक नीड है, नमक तो सबका बेसिक नीड है, उन दिनों तो और बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोग नमक रोटी खाकर ही अपना जो बहुतायत लोग थे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो सरकार ने नमक पर और ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में दांडी यात्रा की थी और नमक कानून का विरोध किया था। अब है कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, जो हमारा NaCl होता है वो
फैक्ट्री में कई सारे केमिकल्स बनाने का एक रॉ मटेरियल है दोस्तों। सबसे पहला तो यही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH जिसको कहते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको बनाने का भी कहीं ना कहीं NaCl से ही बनता है। देखिए, जब NaCl को वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, NaCl का वाटर में फैक्ट्री में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको NaOH मिलेगा, जो कॉस्टिक सोडा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस, ये सब गैस हमें मिलता है। ऑलराइट, तो NaCl से कहीं ना कहीं ये बना है और सबका अलग अलग यूज़ है कि जब हम क्लोरीन का यूज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो पेस्टिसाइड में कर सकते हैं, वाटर को ट्रीटमेंट करने में कर सकते हैं। हाइड्रोजन का यूज़ हम फ्यूल्स बनाने में कर सकते हैं, अमोनिया बनाने वगैरह में कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं। और जो ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन मतलब दोस्तों जो NaCl वाटर में सोल्यूशन, उसी को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इसका यूज़ हम NaOH का यूज़ मेटल को डिग्रेज करने में कर सकते हैं, साबुन बनाने में कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? दोस्तों आपने अपने कपड़े को कभी ना कभी लॉन्ड्री में ब्लीच करवाया होगा। लोग अपने चेहरे का भी ब्लीच करवाते हैं, तो वो थोड़ा सॉफ्ट ब्लीच होता है, कपड़े वगैरह का हार्ड ब्लीच होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम क्लोरीन के साथ, जो क्लोरीन यहाँ पर मिला था दोस्तों हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते थे, CaOCl2, याद रखिएगा CaOCl2 ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, कि ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस साथ साथ पानी मिलता है। ऑल राइट, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का कुछ यूज़ दिया हुआ है कि एक तो उसका हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, वाटर को जंप फ्री करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री में, लाइन एंड कॉटन इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, वुड पल्प इंडस्ट्री में जहाँ पेपर बनता है वहाँ इसका यूज़ होता है। ऑल राइट, फिर हमारे पास बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये कैसे बनता है? तो जब NaCl का वाटर के साथ साथ CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये 4 रिएक्टेंट लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये हमारा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट H2O CO2 देता है। और यही CO2 दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत सारे खाने के सामग्री में हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, तो वही बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा में ही एसिड मिलाया जाता है, जो CO2 गैस रिलीज करता है हीट करने पर। ये CO2 क्या करता है? तो सॉफ्ट और स्पंजी जो हमारा फूड मटेरियल है उसको क्या कर देता है? सॉफ्ट बना देता है, थोड़ा फुला देता है। छोला भटूरा में आपने देखा होगा, जो भटूरा होता है दोस्तों हमारा फूल जाता है, बेकिंग सोडा मिलाने पर, बेकिंग पाउडर मिलाने पर वो फूल जाता है, खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, चिप्स वगैरह में यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं बेकिंग पाउडर का वहाँ पर यूज़ होता है, तो वहाँ है बेकिंग पाउडर का भी सब यूज़ हो सकता है। फिर वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा हमारा ये होता है सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये 10H2O को क्या करते हैं? कहीं पर 10H2O मिलेगा, कहीं पर 5H2O मिलेगा, कहीं पर 7H2O मिलेगा दोस्तों। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी जो फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल किसी फार्मूला यूनिट के साथ जुड़ा होता है तो उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मेन है आपका फार्मूला, ध्यान रखिएगा वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का यूज़ एक तो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ होता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और कई सारे डोमेस्टिक पर्पस में इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने बताया दोस्तों, इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट साल्ट। किसी भी एक फार्मूला यूनिट साल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट और 5H2O, तो 5H2O क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सोडियम कार्बोनेट हमने देखा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, फिर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2 होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसको 373 के लिए मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको हम ड्राई करते हैं दोस्तों, तो वो डेढ़ वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस करता है। 1.1 वाटर मॉलिक्यूल वो क्या करता है? तो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है और बचता है हमके पास आधा। 2 में से डेढ़ चला गया तो आधा ही बचेगा, तो CaSO4.12H2 बचता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर पेरिस का यूज़ घर में पुट्टी वगैरह करवाने में यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में हम प्लास्टर पेरिस का यूज़ करते हैं। और जो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के फ्रैक्चर को हम अच्छे से ट्रीट करने के लिए दोस्तों, फ्रैक्चर को सीधा करने के लिए उसे प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टरिंग करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। ये कुछ था आपका, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये जिप्सम है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं।
नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। किसको ट्रीटमेंट करने पर हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको ट्रीटमेंट करने पर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ साथ पानी मिलता है। फिर है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट .10H2 देखे थे, किसका? वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हम हीट करें तो क्या होगा? तो हम H2O देगा, CO2 देगा, और CO2 दोस्तों यही सॉफ्ट और स्पॉन्जी कर देता है किसी भी फूड आइटम को खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, फ्लफी लगता है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच का जो रिएक्शन है ये देख सकते हैं। ये रिएक्शन को लिख देना है कि कैल्शियम सल्फेट जहाँ पे H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, डेर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो वो हमको जिप्सम बन जाता है, तो CaSO4.2H2O। तो ये इक्वेशन हमको वहाँ पर लिख देना है। तो ये पूरा इंटायर चैप्टर हो गया दोस्तों। आसानी से आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा कहाँ आपको प्रॉब्लम, द्वारा उस चीज़ को हम अच्छे से और वेरीफाई करेंगे। तो इस चैप्टर से ये सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक ही बार में हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से बताया दोस्तों, जितना हमारी सामर्थ्य था, अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमने आपको बताया है। और आप देख लीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस चीज़ को हम और अच्छे से बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 5 क्वेश्चन आना बीपीएससी में इस चैप्टर से अपने आप में एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर साबित हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा, चाहे बीपीएससी का हो, BRSSC का हो, UPPSSB वगैरह में भी साइंस का अच्छा क्वेश्चन पूछता है, वो NCERT से ही आता है। इसके बाद भी जो चैप्टर बचा है दोस्तों NCERT का, हम सारा चैप्टर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से भी आता है, केमिस्ट्री से भी आता है, फिजिक्स से भी आता है, तो सब चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए NCERT का। अब थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है इसका, जो व्हाट यू हैव लर्नड, इसको पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़ दोस्तों। तो ओवरऑल चीज़ें हमने इसमें देख ली है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतना चीज़ आपको ध्यान रखिए, आपको आ जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन दोस्तों करके देखिए, आपको आसानी से बन जाएगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आसानी से बन जाएगा। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका बीपीएससी का मटेरियल हो सकता है, अच्छे मटेरियल हो सकता है, हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं दोस्तों टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।